कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें कार्ड वर्ल्ड दिखाया जाता है, मतलब कि कार्ड्स की दुनिया। यहाँ पे आपकी शक्तियों का पता आपके कार्ड से चलेगा, क्योंकि आपके कार्ड जितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होंगे उतने ही ज्यादा आप शक्तिशाली होंगे। कहानी में आगे हमें इंसानों की दुनिया दिखाया जाता है, जहाँ पे हम अपने कहानी के मेन लीड जाओ के को देखते हैं, जो कि एक जादूगर होता है। वो अपने फोन में अपना लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करता है और पास खड़ी एक लड़की से उसका फोन मांगता है, और वो उस लड़की से कहता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, इसलिए लड़की का फोन उसे कुछ देर के लिए चाहिए। इसलिए लड़की भी अपना फोन दे देती है। रोड पे चल रहे आसपास के लोगों की नजर जाओ की पे जाता है और वो रुककर उसे देखने लगते हैं। जाओ की अपना मैसेज करना स्टार्ट करता है, उस फोन में एक कार्ड लाता है और अचानक से फोन को मूव करते हुए वो उस फोन को कार्ड में बदल देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर जाओ के वापस से उस 7 नंबर की कार्ड को वापस से फोन में बदल देता है और उस लड़की को देने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसे छींक आती है और फोन पानी में गिर जाता है। ये देखकर लड़की गुस्सा करने लगती है। तब जाओ के उसे 7 नंबर का कार्ड देता है और कहता है कि फोन के बदले तुम ये ले सकती हो। लेकिन आसपास के लोग जाओकी पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उसका जादू फेल हो गया, लेकिन ये तो जाओकी का जाल होता है मैजिक को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का। इसीलिए तो वो कार्ड को हवा में फेंकता है और जब कार्ड वापस नीचे आता है तब वो उस लड़की के फोन में बदल जाता है। इस मैजिक को देखकर सभी लोग काफी इम्प्रेस होते हैं। वो लड़की भी जाओकी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर जाओकी उन्हें और भी इंटरटेन करता है, अपने पास एक दूसरा कार्ड लेता है और उसे ऐसे मूव करता है कि सामने वाले बिल्डिंग में लाइट जल उठती है और लाइट ऐसे सिमेट्रिकल ऑर्डर में उगी होती है कि उस पे कार्ड का सिंबल बन रहा होता है। इसके बाद वह बहुत सारे कार्ड को अपने पास से अचानक से निकालने लगता है। कार्ड इतने ज्यादा हो जाता है कि जब कार्ड ऊपर से नीचे आता है तब उसके आड़ में जाओ के सभी लोगों के सामने से अचानक से गायब हो जाता है। सभी लोगों को ये मैजिक बहुत ही अच्छा लगता है और जाओ के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे इलीगल काम कर रहे हो। तुमने बिना ड्रैगन कंट्री सुपरनेचुरल पावर ब्यूरो से परमिशन लिए बिना यहाँ पे अपनी सुपर पावर का यूज कर रहे हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। ये सुनकर जाओ के उन्हें मना करता है और कहता है कि वो तो सिर्फ एक जादूगर है और उसके पास कोई भी सुपरनेचुरल पावर नहीं है। लेकिन ये लोग उसकी बातें नहीं सुनते हैं। वो उसे अपने साथ अपने ब्यूरो में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पे लेकर जाने के बाद वो उसे पूछताछ करने लगते हैं। वो उसका नाम और उसका जेंडर पूछते हैं। तब जाओगे उनके साथ मस्ती करने लगता है। ये देखकर उसे पूछते हैं कि क्या तुम सच में लड़की हो? तब वो उसे कहता है कि क्या मैं अपनी पैंट खोल के तुम सबको दिखाऊं? ब्यूरो वाले से कहते हैं कि मजाक करना बंद करो और अपने बारे में बताओ। जब तुम्हारे पास डिवीजन कार्ड नहीं है तो तुम इंसानी दुनिया में जाकर अपने सुपर पावर क्यों दिखा रहे हो? जाओके उन्हें फिर से बताता है कि उसके पास कोई भी सुपरनेचुरल पावर नहीं है, वो तो बस मैजिक ट्रिक थी। लेकिन ब्यूरो वाले उसकी बात नहीं सुनते हैं। वो उसे कहते हैं कि जो तुम मैजिक का यूज कर रहे थे वो सुपरनेचुरल एकेडमी में सिखाए जाने वाले जादू है। आखिर तुमने ये सारी चीजें कैसे सीख ली? तब वो उनके सामने ऐसे नाटक करता है कि वो सुपरनेचुरल पावर या फिर सुपरनेचुरल एकेडमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, जिसपे ब्यूरो वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे सजा देने जा रहे होते हैं। लेकिन तभी जाओकी अपने सुपरनेचुरल पावर का यूज करता है और अपने हाथ में लगी हथकड़ी को उनके एक ब्यूरो वाले पर्सन के हाथ में ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर दूसरा पर्सन अपने पावर का यूज करता है और अपने कार्ड ईट का दूसरा कार्ड होता है वो उसका यूज करके अपने पार्टनर के लगे हुए हथकड़ी को उससे कट कर देता है, क्योंकि इस कार्ड के पास यही मैजिक था। और ये मैजिक देखकर तो जूके पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद ब्यूरो वाले उसे कहते हैं कि क्या तुम सच में सुपरनेचुरल पावर को नहीं जानते हो? तब जूके कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ। ये सुनकर वो उसे पूछते हैं कि तो फिर तुम्हारे पास डिवाइन कार्ड क्यों नहीं है? तब वो बताता है कि वो उसके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि उसकी एज अभी 17 है और 55 और कुछ ही दिनों के अंदर वो फाइनली 18 ईयर का हो जाएगा, तब उसका कार्ड उसे मिल जाएगा। इसके बाद वो फिर से अपने सुपरनेचुरल पावर का यूज करता है और इनके सामने से बहुत ही आसानी से बचकर यहाँ से चला जाता है। जब वो घर पहुँचता है तब वो अपने पॉकेट में देखता है कि किसी ने चुपकर उसके पॉकेट में एक छोटा सा पर्ची रख दिया है, जो कि सुपरनेचुरल एकेडमी का ही एड्रेस होता है, जिसे देखकर उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। इसके मॉम डैड भी उसी एकेडमी से पढ़ाई किए होते हैं और किसी ने उनकी जान ले ली होती है। जिस खंजर से उसके पेरेंट्स की जान ली गई होती है उस खंजर पे चींटी का साइन बना होता है। मॉम डैड के डेथ की वजह से जूके कभी भी उस सुपरनेचुरल एकेडमी में नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उस पेपर को जला देता है और कहता है कि मैं उस बेकार सी जगह पे कभी भी नहीं जाऊंगा। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि एक बॉक्स को ओपन करती है, जो कि पूरा बॉक्स पैसों से भरा होता है। वो उसे सभी पैसे ऑफर करती है और कहती है कि बदले में तुम्हें सुपरनेचुरल पावर एकेडमी में ज्वाइन होना होगा। ये लड़की उस एकेडमी की प्रोफेसर होती है और इसका नाम चैनियन होता है और इसका कार्ड डायमंड 5 होता है, जो कि किसी भी चीज को टेलीपोर्ट करने का पावर रखता है। अब जाओ कि कुछ भी समझे उससे पहले वो उसे अपने पास खींचती है और मैसेज करते हुए उसे सुपरनेचुरल एकेडमी तक पहुंचा देती है, जहाँ पे उसके जैसे ही काफी सारे और स्टूडेंट आए होते हैं। पूरा महल बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। प्रोफेसर उसे सारे पैसे दे देती है और पैसों के बदले में उसे एकेडमी में रहने के लिए कहती है और जाओके भी पैसों के लिए मान जाता है। फिर प्रोफेसर इसे यहाँ छोड़कर कार्ड पैलेस में जाती है, जहाँ पे उसे प्रिंसिपल, प्रोफेसर साओ, जिनका कार्ड एस्पेक्ट 2 होता है, ये सभी लोग साथ में बैठकर
एंट्री एग्जाम देखने लगते हैं ताकि वो आए हुए न्यू स्टूडेंट के डिवीजन कार्ड को पता लगा सके। स्टूडेंट के साथ हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि एंट्री एग्जाम करा रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि बारी बारी जाते हैं और उनका डिवीजन कार्ड उन्हें मिल रहा होता है। यहाँ पे एक लड़का भी होता है जो कि बिना ये जाने की जाओके उसके पीछे ही खड़ा है। वो जाओके के बारे में ही सबसे बात कर रहा होता है क्योंकि जाओके की पावर्स के बारे में यहाँ पे भी बातें हो रही होती हैं कि 17 साल के लड़के के पास इतनी सारी पावर्स कैसे हो सकती हैं। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके मैजिक लेवल को देखकर उन्हें डिवाइन कार्ड दिया जा रहा होता है। कुछ समय के बाद यहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम लिंग टैंग होता है और इसका मैजिक लेवल 11 होता है जो कि अब तक आए हुए सभी स्टूडेंट में सबसे ज्यादा होता है। और इसके मैजिक से इसका जो डिवीजन इसे कार्ड मिलता है वो जोकर कार्ड होता है और ये अपनी शक्तियों के साथ साथ किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है। इसकी शक्ति देखकर लोग इससे इम्प्रेस होते हैं। इसके बाद एक दूसरी लड़की आती है जिसका नाम चैन सी होता है और इसका मैजिक लेवल 15 होता है और इसे अपने मैजिक लेवल से इसका जो डिवीजन कार्ड मिलता है वो होता है क्वीन। स्पेड्स क्वीन मतलब कि हुकुम की रानी। इसके जाने के बाद जाओके का फ्रेंड आता है जिसके मैजिक से जो उसका डिवाइन कार्ड होता है वो हार्ट 5 नंबर का कार्ड होता है। बाकी में हमारे हीरो जाओके की बारी आती है जिसका जो मैजिक लेवल होता है वो 43 होता है जो कि इस एकेडमी का सबसे हायर नंबर था क्योंकि यहाँ के जो गुरु प्रोफेसर थे प्रिंसिपल थे उनकी भी मैजिक लेवल 41 से नीचे ही आती थी। इसीलिए सभी लोग जाओके से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। जाओके के मैजिक लेवल को देखकर जो उसका डिवीजन कार्ड होता है वो यहाँ पे सबसे अलग कार्ड होता है क्योंकि जो इसे मिलता है वो होता है प्लम ब्लॉसम किंग कार्ड जो कि यहाँ पे किसी के पास भी ये कार्ड नहीं होता है। और इसके बाद जाओके सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि ये वही पर्सन है जिसके बारे में सभी स्टूडेंट बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ये सारी चीजें कार्ड पैलेस में प्रोफेसर भी देख रहे होते हैं और जो प्रोफेसर शाह होते हैं उन्हें पता नहीं क्यों जाओके पसंद नहीं आता है। इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी वो उसे जज कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसके पास शक्तियां हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो उतना ज्यादा काबिल भी है। दूसरी तरफ हम स्कल एंड बोन सोसाइटी देखते हैं जो कि पूरी दुनिया में अपना ही हुकूमत चाहते थे जिसके लिए उन्होंने अपनी एक बुरी टीम भी बनाई थी और यहाँ के लॉर्ड जिनका डिवाइन कार्ड क्लब होता है वो इस जगह को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे जिसके लिए उन्हें पता चलता है कि सुपर नेचुरल पावर एकेडमी में एक स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है जिसका डिवीजन कार्ड प्लम ब्लॉसम किंग कार्ड है और वो उसे पाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो कार्ड हमें मिल जाएगा तो हम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। दूसरी तरफ कार्ड पैलेस में देखते हैं कि दूसरा एग्जाम होने से पहले सभी लोग जाओके के पास आते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कह रहे होते हैं। जाओके को इस सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता है कि वो किस ग्रुप में जाए, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है दूसरे एग्जाम की तरफ जहाँ पे उसकी सीनियर जो उसकी टीचर भी होती है और हार्ट ग्रुप की क्वीन होती है वो उसके पास आती है और वो भी उसे अपने ग्रुप में आने के लिए इनवाइट करती है और उसके बाद वो दूसरा एग्जाम स्टार्ट कर देती है। एग्जाम स्टार्ट होते ही स्टूडेंट के ऊपर जो सर्कल बना होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से पावर निकलते हैं जो कि सीधा स्टूडेंट के ब्रेन में जाते हैं। क्योंकि ये ब्रेन टेस्ट होता है इससे पता चलता है कि कौन सा इंसान अपने दिमाग पे कितना ज्यादा कंट्रोल रखता है और आने वाली परेशानियों को किस तरीके से सॉल्व करेगा, ये इस चीज का टेस्ट होता है। जहाँ पे हम जाओके को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठा होता है, चारों तरफ पानी होते हैं और उसके सामने एक मास्क वाला पर्सन होता है। दो खंजर अचानक से आते हैं और दोनों के पीछे लग जाते हैं। आवाज से पता चलता है कि दोनों को टेबल पे रखे हुए पिस्तौल का यूज करना है और उससे दूसरे पर्सन को नहीं बल्कि अपने आप को शूट करना है और ये आपका लक है कि आप उस पिस्तौल को शूट करने से मरते हो या फिर नहीं। ये सुनते ही दोनों पिस्तौल को एक ही बार में पकड़ लेते हैं लेकिन जैसे ही जाओके उस दूसरे वाले पर्सन के हाथ को नोटिस करता है तब वो देखता है कि उसके हाथ पे क्लब्स का साइन बना हुआ है जिसे देखते ही उसे अपने पेरेंट्स के बारे में याद आने लगता है कि उसके पेरेंट्स को भी क्लब सोसाइटी के लोगों ने ही मारा था। इसीलिए वो सोचता है कि वो इस चांस को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, वो अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगा कर ही रहेगा। दूसरी तरफ हम सीनियर को देखते हैं जो कि सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही होती है। तब यहाँ पे प्रोफेसर चैन येन आती है और इसे बताती है कि उन्हें सारी चीजें रोकनी होगी क्योंकि स्कल एंड बोन सोसाइटी के लोग छुपकर उनकी एकेडमी में आ गए हैं, इसीलिए वो इस सेकंड टेस्ट को रोक दे। ये सुनते ही सीनियर इन सभी चीजों को रोक देती है और ये जानने के बाद भी कि स्कल एंड बोन सोसाइटी के लोग यहाँ पे आ गए हैं, सभी लोग डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जाओके जिसने अपने एग्जाम को स्टार्ट कर दिया था वो एग्जाम को बिना खत्म किए वापस नहीं आ सकता है। तब यहाँ पे प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और सीनियर से कहा जाता है कि जो जाओके के दिमाग में चल रहा है वो सारी चीजें स्क्रीन पे दिखाए। सीनियर ऐसा ही करती है और जैसे ही जाओके के साथ दूसरे स्टूडेंट को वो लोग देखते हैं वो एक बार में पहचान जाते हैं कि ये उनका स्टूडेंट नहीं है, ये स्कल बोन सोसाइटी का स्टूडेंट है, ना कि उनकी एकेडमी का। ये सब देखकर प्रिंसिपल कहते हैं कि अब जाओके ने एग्जाम को स्टार्ट कर दिया है, इसलिए एग्जाम खत्म करके उससे खुद ही बाहर आना होगा क्योंकि हम गेम के बीच में जाकर रूल तोड़कर उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। इधर हम जाओके और उस दूसरे पर्सन को देखते हैं। जाओके फर्स्ट ट्राई उस पर्सन को देता है, वो पर्सन भी पिस्तौल उठा लेता है और अपने आप को शूट करता है लेकिन गोली नहीं निकलती है, इस वजह से बच जाता है। इसके बाद बारी आती है जाओ की। जाओ भी पिस्तौल लेता है और अपने आप को शूट करता है लेकिन गोली नहीं निकलती है, इसलिए ये भी बच जाता है। और जैसे वो पिस्तौल को आगे करता है अचानक से उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन
कंडीशन ये होता है कि उसे थोड़ी देर के अंदर लाल रंग जैसी कोई भी चीज दिखानी होगी, नहीं तो वो खंजर उसके पीठ में चला जाएगा। अब ये देखकर तो वो दूसरा पर्सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये तो अब मरने ही वाला है। लेकिन तभी जाओके अपना स्मार्ट दिमाग यूज करता है और अपने पास रखे खंजर का यूज करते हुए अपने हाथ में कट लगा देता है और उसके हाथ से ब्लड बाहर आने लगते हैं और ब्लड का कलर लाल होता है। इस तरीके से वो अचानक से गेम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का भी आंसर कर देता है और अपने टीममेट को भी हरा देता है। अब बारी फिर से आ जाती है उस दूसरे पर्सन की। मास्क वाला पर्सन इस समय थोड़ा प्रेशर में होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप के ऊपर शूट करता है और गोली नहीं निकलती है। फिर से बारी आ जाती है जाओके की। जाओके भी शूट करता है, लेकिन गोली उसे भी नहीं लगती है। और अब बारी फिर से दूसरे पर्सन की आ जाती है, जो कि ये देखकर वो थोड़ा सा घबराने लगता है, क्योंकि इस गन में गोली डालने की 5 जगह थी और ऑलरेडी 4 चांस तो खत्म हो चुके थे। मतलब कि अगर ये पर्सन अपने आप को शूट करता है तो गोली इसे ही लगेगी। लेकिन क्लब्स ग्रुप से होता है और इसके पास क्षमता थी कि ये किसी भी चीज की पोजीशन बदल दे, इसलिए जैसे ही इसकी बारी आती है ये थोड़ा सा घबराता है, लेकिन अपने मैसी का यूज करते हुए गोली की पोजीशन को बदल देता है और गन उसके बाद यूज करता है, जिस वजह से गोली इसे नहीं लगती है और वापस से गन का जो चांस होता है जाओके के पास पहुंच जाता है। अब जाओके के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, ऐसा वो पर्सन समझ रहा होता है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। ये सुनकर जाओके उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं मरने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे या फिर तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन है जो कि मुझे जान से मारना चाहता है। ये सुनकर तो वो थोड़ा सा घबराता है, लेकिन उसके बारे में उसे बताता नहीं है और कहता है कि अपना चांस ट्राई करो। जाओके कहता है कि ठीक है, तुमने गेम की पहली और आखिरी मैजिक यूज किया तो मुझे भी अपने मैजिक यूज करना चाहिए ना। ऐसा कहते हुए वो भी अपने मैजिक कार्ड का यूज करता है। उसका कार्ड प्लम ब्लॉसम किंग कार्ड होता है, जो कि किसी भी चीज के होने की संभावना को आसानी से बदल सकता है। इसलिए वो मैजिक करने के बाद वापस से अपने आप को शूट करता है, लेकिन उसके मैजिक की वजह से उसे गोली नहीं लगती है और वापस से चांस उस पर्सन के पास आ जाता है। अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा डरा और सहमा होता है। वो समझ नहीं पाता है कि अब वो क्या करे। अगर वो गोली चलाएगा तो वो पक्का मर जाएगा, इसलिए वो टाइम जाने दे रहा होता है। लेकिन जो गेम के रूल होते हैं, इस वजह से वो पीछे जो खंजर होता है वो उसके पीठ में लगने लगता है और इसीलिए मजबूरी में उस पर्सन को गोली चलानी पड़ जाती है और इस बार गन से गोली बाहर आ जाती है और वो पर्सन वहीं पे मर जाता है। और इस तरीके से जाओके इस गेम की इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी आसानी से इस गेम को जीत के इसका विजेता बन जाता है और फिर वो उस दुनिया से आराम से वापस आ जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तब उसके सामने सभी खड़े होते हैं, इसलिए वो पूछता है कि सभी लोग उसके आसपास क्या कर रहे हैं। उसके सीनियर और उसके फ्रेंड उससे बताते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था। स्कल एंड बोन ग्रुप के लोग तो कभी हारते नहीं है, लेकिन तुमने पहली बार उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से हरा दिया। ये सुनकर इसे भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हम स्कल एंड बोन सोसाइटी के लोगों को देखते हैं, जो कि अपने मरे हुए साथी को देख रहे होते हैं और तभी यहाँ पे क्लब्स ग्रुप की क्वीन आती है और इसके बारे में अपने लॉर्ड को बताने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ हम लड़कों का डोमेट्री देखते हैं, जहाँ पे हम जाओके को देखते हैं, जो कि उसी पर्सन के बारे में सोच रहा था। उस पर्सन ने मरने से पहले उसे कहा था कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो कोई बात नहीं है, और भी लोग तुम्हें जान से मारने के लिए तुम्हारे पास जरूर आएंगे। तभी जाओके के दरवाजे पे कोई आता है। दरवाजा जब वो खोलता है तो सामने उसकी सीनियर होती है, क्योंकि जाओके को पसंद करती थी, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन जाओके को उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तब सीनियर उसे एक कार्ड देती है और बताती है कि आज उसने बहुत ही अच्छा काम किया था, जिसके लिए उसे ये कार्ड मिला है। इसके बाद वो उसके कमरे में जाने की कोशिश करती है और उसके बाद वो उसे अपने ग्रुप में आने के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि मेरे ग्रुप में आने के बाद तुम जो चाहो तुम्हें वो मिलेगा। लेकिन जाओके को उस सीनियर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो उसके साथ काम करने से या फिर उसके साथ रहने से साफ साफ मना कर देता है और उसे कमरे से जाने के लिए कह देता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है, जो कि दोनों को साथ में देकर उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसीलिए सीनियर के जाते ही फ्रेंड जाओके के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड पटवा दो ना। इस पे वो उसे दरवाजे से बाहर कर देता है। फिर दोबारा दरवाजा उसे ओपन करता है, जिसपे वो कहता है कि मैं तो एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कह रहा था ना, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी। जाओके कहता है कि ठीक है सॉरी, वो तो बस मुझे एक कार्ड देने के लिए आई थी। ये सुनकर वो कहता है कि लेकिन वो इस बात से थोड़ा चिंता में होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि कम अंक वाले लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो गुस्से में सभी चीजें रख रहा होता है। उसके बैग में एक छोटा सा डॉल होता है, जिसे देखकर वो गुस्सा करता है और कहता है कि मॉम डैड ना मुझे क्या क्या दे देते हैं। फिर वो जाओके से पूछता है कि तुम्हारी चीजें कहाँ हैं। ये सुनकर वो कहता है कि मैं अभी लाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो चला जाता है और जब वो चीजें लेकर वापस आ रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि ट्रेन में बैठे हुए सभी पैसेंजर कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसलिए वो शांति से अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे सभी पैसेंजर जाओके की तरफ हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन जाओके पहले से ही अपने खंजर को निकाल कर रखा होता है और जैसे वो लोग उस पे हमला करने के लिए जाते हैं तभी यहाँ पे फैट्स ग्रुप की क्वीन यहाँ पे आ जाती है उसे बचाने के लिए और सभी पैसेंजर को एक ही बार में वो खत्म कर देती है और ट्रेन से बाहर निकाल देती है। ट्रेन से बाहर निकलते ही सभी पैसेंजर ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो लोग ट्रेन में अभी भी एक पर्सन को बैठे हुए देखते हैं, जो कि स्कल एंड बोन सोसाइटी का पर्सन होता है और इसका डिवाइन कार्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसके पास कार्ड होते हैं प्लम ब्लॉसम का 4 कार्ड, इसीलिए इसके पास कई सारी ताकत शक्तियाँ होती हैं और इसे लड़ने के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों मिलकर इसका सामना करते
होते हैं। कभी मास्क वाला पर्सन इन पे भारी पड़ रहा होता है तो कभी क्वीन उस मास्क वाले पर्सन पे भारी पड़ रही होती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक युद्ध कर रहे होते हैं, लेकिन एक समय पे आने के बाद वो मास्क वाला पर्सन क्वीन का गला पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। जाओके इसमें सुन पड़ गया होता है, वो समझ नहीं पाता है कि वो किस तरीके से इस मास्क वाले पर्सन को हराए, लेकिन तभी उसके पास एक और कार्ड अनलॉक हो जाता है जो कि उसे मिलता है हार्ट 7 कार्ड, जिसे देखकर वो समझ नहीं पाता है कि उसके पास तो पहले ही से कार्ड है, इसलिए वो सोच रहा होता है। और तभी क्वीन भी उस मास्क वाले पर्सन से बच जाती है। इसके बाद जाओके अब अपने इस मैजिक का यूज करता है, तब उसे मास्क वाले पर्सन के माइंड में चल रहे प्लान का पता चल जाता है कि वो किस तरीके से बचने वाला है, इसीलिए वो क्वीन के साथ मिलता है और दोनों साथ में मिलकर इसे हरा देते हैं। इस मास्क वाले पर्सन को हराने के बाद इन दोनों को भी काफी अच्छा लगता है और वो वापस से एकेडमी चले आते हैं, जहाँ पे सभी स्टूडेंट को बताया जाता है कि स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल एग्जाम की तैयारी की गई है और जो भी इस एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसे डिवाइजन वेपन दिया जाएगा। जाओके को अपने सीनियर्स और स्पेड क्वीन से पता चलता है कि एकेडमी में सिर्फ 5 आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और बहुत ही रेयर केस में उन्हें किसी स्टूडेंट को दिया जाता है। इनकी बातें सुनकर जाओके सोचता है कि अगर वो चीज उसके हाथ में लग जाती है तो वो अपनी मॉम एंड डैड के डेथ के मिस्ट्री को बहुत ही जल्द सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे एक लड़का भी होता है जिसका नाम लिंग टैंग होता है, जो कि जाओके को चुनौती देता है कि वो कभी भी फर्स्ट प्लेस हासिल नहीं कर सकता है उसके रहते। अब नेक्स्ट सीन में हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ पे जाओके का फ्रेंड उसे स्कूल फोरम के आर्टिकल को पढ़ने के बाद जाओके को बताता है कि लिंक डे जिससे वो कुछ टाइम पहले मिला था, उसने सभी स्टूडेंट को वार्निंग दिया है कि कोई भी तुम्हारे साथ ग्रुप में मिलकर काम ना करे। सुनकर जाओके को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और लाइब्रेरी में टहल रहा होता है। तभी वो देखता है कि लिंग टैंग एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। इस लड़की का नाम टैन सिन होता है और ये डिवाइन कार्ड डायमंड 5 से होती है और वो लिंग टैंग की बातों के खिलाफ जाकर वो डिसाइड करती है कि वो जाओके के ग्रुप को किसी तरीके से ज्वाइन करेगी। फिर लिंग टैंग को जैसे इसके बारे में पता चलता है वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से परेशान करता है और उसे थप्पड़ भी मारता है। पास में जाओके खड़ा होता है और जैसे किसी लड़की के साथ अत्याचार होते हुए देखता है वो उसके पास आ जाता है और उसे अच्छी तरीके से पीटने के बाद उसके गले पे चाकू रख देता है। फिर वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाता है, जिस वजह से लिंग टैंग उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन जाओके उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है, वो उसे लड़की से भी माफी मांगने के लिए उसे कहता है और उसके बाद वो उसे भगा देता है। फिर टेंसिन जाओके से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हूँ। तब जाओके उसे इग्नोर करके जाने लगता है। टेंसिन उसे बताती है कि वो उसे बहुत पहले से जानती है क्योंकि वो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हमेशा देखा करती थी। उसने उसे काफी सारे गिफ्ट्स भी भेजे हैं। ये सुनकर वो थोड़ी देर के लिए वो उससे अच्छी तरीके से बातें करता है, लेकिन अपने ग्रुप में उसे ज्वाइन नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम सभी स्टूडेंट मतलब कि 800 स्टूडेंट को एक नकली वर्चुअल दुनिया में देखते हैं जिसे जादूगरों ने अपने जादू से बनाया था। यहाँ पे आने के बाद सभी को गेम के रूल्स बताए जाते हैं। बताया जाता है कि 800 स्टूडेंट में से सिर्फ 3 स्टूडेंट को किंग कार्ड दिया जाएगा, जो अपनी टीम के लिए जितना चाहे उतना सेना तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है और चाहे तो वो अकेले भी इसमें भाग ले सकते हैं। वैसे तो पहले से तय नहीं होता है कि किंग कार्ड किसे मिलेगा, लेकिन जैसे ही आसमान से 3 कार्ड आते हैं वो कार्ड जाओके, लिंग टैंग और स्पिरिट्स क्वीन को मिलते हैं। कार्ड के साथ उन्हें बताया जाता है कि इस गेम में जीत हासिल करने के लिए उन्हें एक खास तरह की बॉक्स को ढूंढना होगा। बॉक्स के अंदर क्या है, क्यों है, ये आपको नहीं बताया जाएगा। बॉक्स की खासियत को देखकर आपको उसे पहचानना होगा और उसके बाद सेफली आपको उसे अपने पास रखना होगा। लेकिन बॉक्स को लेने के टाइम आपके साथ कुछ होगा जिसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। सो थोड़ी ही देर के अंदर आपका गेम स्टार्ट किया जाएगा तो आप अपने टीममेट को चुन सकते हो। ये सुनकर लिंग टैंग खुश हो जाता है और अपने लिए टीम बनाने के लिए वो पैसों का यूज करता है। वो अपने हाथ में पैसे लेता है और कहता है कि जो भी उसकी टीम में ज्वाइन होगा वो उसे 10,000 ड्रैगन कॉइन देगा और जीतने के बाद तो 19,000 ड्रैगन कॉइन दिया जाएगा। यही नहीं, जो भी जाओके को खत्म कर देगा उसे तो मैं 1 बिलियन ड्रैगन कॉइन दूंगा। ऐसे कहते हुए वो अपने टीममेट बनाने लगता है। तब स्पिरिट्स क्वीन उसके साथ मिलकर उस बॉक्स को ढूंढने के लिए कहती है, तब वो मना कर देता है और अकेले ही अपने गेम को खेलने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी स्टूडेंट को वर्चुअल दुनिया में अलग अलग जगह पे छोड़ दिया जाता है। साथ ही उन्हें उस जगह पे सरवाइव करने के लिए उन्हें कुछ मैजिक पावर भी दिए जाते हैं। जाओके को मैजिक पावर मिलती है कि वो कहीं पे भी बिजली गिरा सकता है। इसके बाद उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है, तब वो अपनी लोकेशन बता देता है। दूसरी तरफ हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए होते हैं, इसलिए वो बाकी स्टूडेंट को एग्जाम देते हुए देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार कौन जीतेगा। दूसरी तरफ हम जाओके को देखते हैं जिसे अचानक से एक बॉक्स
बॉक्स मिल जाता है, जो कि वो बॉक्स तो नहीं होता है जिससे वो जीत हासिल करेगा, बल्कि ये दूसरा बॉक्स होता है और इस बॉक्स के अंदर उसे एक लाइटर और एक मेडिसिन मिलता है। तभी यहाँ पे लिंग टैंग के ग्रुप के 2 लोग आते हैं जो कि जाओ के को देखकर उस पे हमला करने जा रहे होते हैं। उससे पहले ही जाओ के उनमें से एक के ऊपर बिजली गिरा देता है। ये देखकर जो दूसरा पर्सन होता है वो मैजिक करता है और अपने मैजिक से एक गन लाता है, उसे वो जाओ के को शूट करता है, लेकिन जाओ के उसके गोली को बीच से काट देता है और इसके बाद वो उसे भी इस गेम से खत्म कर देता है, जिस वजह से ये भी गेम से आउट हो जाता है। और तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड और टैंसी दोनों ही यहाँ पे आ जाते हैं और जाओके के ग्रुप में रहने के लिए उससे बात करते हैं। तब जाओके भी मान जाता है क्योंकि वो इनके साथ यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और पहुँचते हैं पहाड़ी वेयर हाउस में पहुँचते हैं, जहाँ पे वो कुछ अजीब लोगों को देखते हैं जिनके चेहरे पे कपड़े लगे होते हैं। वो इंसान ना पूरी तरीके से मरे होते हैं और ना ही वो जिंदा होते हैं, इसलिए ये तीनों उन्हें बिना डिस्टर्ब किए अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें जितने भी बॉक्स मिलता है वो उन्हें खोलते हैं। उस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी होता है वो उसे लेकर एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। उन्हें एक मैप मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ पे हैं और फिर वो अपने पास से उन चीजों को निकालते हैं जो कि उन्हें पहले बॉक्स में मिला था। और तभी टैंसी की नजर उस खास बॉक्स पे पहुंच जाती है जिसे सभी ढूंढ रहे होते हैं। ये बॉक्स एक छोटी सी बॉक्स होती है जिसके चारों तरफ हरी लाइट जल रही होती है और जैसे ही ये लोग इस बॉक्स को नोटिस करते हैं, यहाँ पे जितने भी वो लोग होते हैं वो अचानक से जग जाते हैं। उनकी आंखों से लाल किरणें निकलती है और वो इन तीनों पे हमला करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए तीनों अपनी शक्ति का यूज करते हैं और एक घेरा बना लेते हैं ताकि वो उनसे बच सके, लेकिन ये इन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि इन पे मैजिक करने से ये मरते भी नहीं और न ही इन्हें चोट और दर्द होता है। इसीलिए टैंसी इन दोनों से कहती है कि ये दोनों इनका ध्यान भटकाएं और वो उस बॉक्स को लेने के लिए उनके पास जाएगी और वो करती भी ऐसा ही है क्योंकि उसके पास टेलीपोर्ट पावर होता है, इसलिए वो तुरंत उस बॉक्स के पास पहुंच जाती है। वहां पे जाने के बाद वो अपने हाथ में कट लगाती है और उसके खून के गंध से सभी लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी समय जावलिन उस बॉक्स के पास आकर उसे ओपन कर देता है क्योंकि राजा कार्ड के अलावा कोई भी उस बॉक्स को ओपन नहीं कर सकता है। और और जैसे ही बॉक्स ओपन होता है उसके अंदर का खंजर वो बाहर निकलता है। ये जितने भी लोग होते हैं वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अब एक तरीके से जाओ को जीत तो मिल जाती है, लेकिन जैसे वो उस खंजर को प्राप्त करता है इसका लोकेशन सभी गेम में खेल रहे लोगों के पास पहुंच जाता है, इसीलिए वो एक ही जगह पे फ्रीज हो जाता है। वो वहां से निकलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, उसके फ्रेंड भी उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता है। इसीलिए वो उन दोनों को वहां से चले जाने के लिए कहता है और वो खंजर भी उन्हें दे देता है, लेकिन ये लोग वहां से जाने वाले नहीं थे। उसका फ्रेंड उसे मैजिक करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैजिक काम नहीं करता है तब वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बाहर जितने भी लोग आएंगे वो उन्हें रोकेंगे ताकि वो जैसे आए और इसके लोकेशन के बारे में इसे पता चले ये यहाँ से फ्रीज हो जाए। इसलिए वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और बाहर जितने भी लोग आए होते हैं वो उन्हें रोक रहे होते हैं, लेकिन बाहर जितने भी लोग आए होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कैंडल क्वीन को भी खत्म कर दिया है और आखिरी यही 2 लोग बचे हैं, लेकिन ये लोग डरते नहीं है। इनके पास जो बम होता है वो उसे एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो मर जाते हैं। और तभी यहाँ पे जाओ के भी आ जाता है और जैसे उसे पता चलता है कि उसके दोनों फ्रेंड मारे जा चुके हैं तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। तभी वो जमीन पे अपनी लाइटर दिखता है जिसे वो उठा लेता है और कहता है कि वो सबको खत्म कर देगा, जिसके लिए वो सबसे आसान तरीका आजमाता है। पहले वो अपने पास रखे मेडिसिन को खा लेता है जिस वजह से उसके अंदर शक्ति आती है और इसके बाद वो उस लाइटर को जलाकर हवा में फेंकता है और उसके बाद अपने बिजली से उस पे वार करता है, जिस वजह से चारों तरफ आग जलने लगते हैं। आग लगने की वजह से सभी लोग पानी की तरफ भागते हैं और वो उस झरने के पास जाते हैं जहाँ पे जाओ के पहले से ही होता है। जब ये सभी लोग यहाँ पे आने के बाद अकेले में जाओके को देखते हैं तब वो उसे हराने के लिए उस पे हमला करने के लिए एक ही साथ सभी लोग मिलकर अपने मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन जाओके तो पहले से ही इन सभी को हराने की प्लानिंग कर रहा होता है। जैसे ये लोग मैजिक करने वाले होते हैं ये भी अपने कार्ड का यूज करता है और अपनी मैजिक से ऐसी बिजली इन पे गिराता है कि सभी एक ही बार में खत्म हो जाते हैं और मरने के बाद गेम से बाहर हो जाते हैं और फिर से जाओके इस गेम को फिर से जीत लेता है। सभी लोग जाओके की जीत पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि चैन येन के पास आती है और उसे बताती है कि पहले उसने उसे कम आंका था, लेकिन अब उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई है। ऐसा कहते हुए वो उसे बॉक्स देती है जिसमें उसका इनाम था। जैसा कि पहले बताया गया था कि जीतने वाले को एक आर्टिफैक्ट दिया जाएगा। जाओके जब उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसके अंदर उसे एक छोटा सा पत्थर दिखाई देता है। ये देखकर वो अपने प्रोफेसर से पूछता है कि ये है क्या और करता क्या है। प्रोफेसर उसे कुछ नहीं बताती है और उसे कहती है कि तुम्हें जल्द ही सारी बातें पता चल जाएंगी। ये सुनकर वो वापस कमरे में आता है और आने के बाद वो उसे अपने हाथों में पकड़ा होता है, लेकिन अचानक से वो पत्थर एक रोशनी में बदल जाता है और वो रोशनी उसके सीधा दिमाग में जाकर गायब हो जाती है और फिर एक अंधे की शक्ति जाओके से बात करने लगती है। ये देखकर जाओके उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्या करती हो। शक्ति बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, उसके पास दुनिया के हर एक क्वेश्चन का आंसर है। उसे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सारी चीजें पता है और वो जो चाहे वो पता लगा सकता है। अनदेखी शक्ति पे जाओके को भरोसा नहीं होता है और वो उसे कहता है कि ठीक है तो तुम मुझे ये बताओ कि दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा।
ये सुनकर अंधे की शक्ति कहती है कि मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझ रही थी। अगर मैं तुम्हारे जगह पे होती तो मैं तुमसे ये नहीं पूछती कि मुर्गी आई या फिर अंडा, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तुमसे पूछती। ये सुनकर जाओ के थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में कैसे पता। अंधे की शक्ति उसे बताती है कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारी चीजें देख सकती है, इसलिए उसे पता है। जावे कहता है कि ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी, उन्हें किसने मारा था, इसके बारे में मुझे बता दो। लेकिन अनजानी शक्ति उसे कुछ नहीं बताती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे कम आंकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें उसके बारे में तब बताऊंगी जब तुम आने वाले अपने भविष्यवाणी को कल बदल दोगे, क्योंकि कल तुम मरने वाले हो और अगर तुम मेरी सलाह लेती हो और अपने पास लाइटर रखते हो तो शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। अब अगली सुबह हम जावे को देखते हैं जो कि प्रोफेसर साव की क्लास में जा रहा होता है। जैसे वो उनकी क्लास में पहुंचता है सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश एंड इम्प्रेस हो रहे होते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उसने कल किया था वो कमाल का था। इसके बाद वो अपनी सीट पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रोफेसर आते हैं साव, जो कि जाओ की कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए जैसे उनकी नजर उस पे पहुंचती है वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं और उसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछने लगते हैं। लेकिन जाओ के प्रोफेसर के क्वेश्चन से डरता नहीं है। वो सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहा होता है। जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ के छात्र भी नहीं जानते हैं वो भी बहुत ही आसानी से दे रहा होता है, जिससे इस बार स्टूडेंट के साथ साथ प्रोफेसर भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो अपना क्लास स्टार्ट कर देते हैं सभी स्टूडेंट को मैजिक सिखाने के लिए, जिसके लिए वो एक क्लोन का सहारा लेते हैं। फिर वो अपनी जादुई छड़ी लाते हैं और सभी स्टूडेंट को लाइन में खड़े होने के लिए कह देते हैं। वो कहते हैं कि बारी बारी सबकी बारी आएगी, बारी आने पे सभी को इस क्लोन पे हमला करना है ताकि हम आपके मैजिक लेवल को देख सके। आप अपने मैजिक का जितना यूज करोगे आपका मैजिक लेवल भी उतना ही बढ़ेगा। ये सुनकर एक लड़की सामने आती है और उस क्लोन पे पूरी शक्ति के साथ हमला करती है और इसका पॉइंट बढ़कर 30 हो चुका होता है। फिर लिंक टैंक सामने आता है और वो भी उस क्लोन पे हमला करता है और इसका मैजिक लेवल बढ़कर 80 हो चुका होता है। इसके बाद पेट क्वीन सामने आती है और वो भी उस डमी पे मैजिक करती है, जिससे कि इसका लेवल अब तक सबसे ज्यादा बढ़ गया होता है और इसका नंबर 95 होता है। इसके बाद जाओ के आता है अपने मैजिक लेवल को चेक करने के लिए। तब प्रोफेसर किसी उस क्लोन के ऊपर मैजिक कर देते हैं ताकि वो क्लोन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और इस बात से अनजान जाओ के आगे आता है और अपने अलग तरीके के मैजिक से उस क्लोन पे हमला करता है। उस क्लोन पे सुरक्षा कवच होने के बावजूद भी इसका मैजिक लेवल 95 होता है, जिसे देखकर प्रोफेसर काफी इम्प्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा लेवल तो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, आखिर तुम करते क्या हो। तब जाओ के एकेडमी में आने के स्टार्टिंग दिनों से लेकर अब तक के बारे में सोचता है कि उसने हर दिन अपने मैजिक का यूज बाकी स्टूडेंट से कई गुना ज्यादा किया है, इसीलिए तो इसका पावर इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से जो डमी क्लोन होता है जिसके अंदर कोई भी पावर नहीं होता है वो जीवित हो जाता है और इन पे हमला करने लगता है। उससे देखकर तो सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो क्लोन कहता है कि जितने जीत हासिल की है मैं उसे खत्म कर दूंगा। ऐसे कहते हुए वो जाओके की तरफ बढ़ता है। तब प्रोफेसर बीच में आ जाते हैं और इस क्लोन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये क्लोन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो उन पे ही हमला कर देता है। हमला देखते ही सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पेट्स क्वीन और जाओके का फ्रेंड ये दोनों यहाँ से जाते नहीं है। वो अपने प्रोफेसर को बचाने के लिए मैजिक करते हैं और इसे रोकते हैं, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाते हैं। इसलिए जाओके सभी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और इसके बाद वो उस क्लोन का अकेले ही सामना करता है। वो अपने पास से रखे हुए लाइटर को बाहर निकालता है और उसे उस क्लोन की बॉडी में आग लगा देता है, जिस वजह से वो क्लोन खत्म हो जाता है। लेकिन अब तक मास्टर घायल हो चुके होते हैं, इसलिए वो अकेडमी के हॉस्पिटल में होते हैं और उन्हें जाओके देखने के लिए जाता है। उनसे पूछता है कि आखिर वो क्लोन किस तरीके से जीवित हो गया। तब प्रोफेसर उसे बताते हैं कि ये बात तो प्रोफेसर को भी नहीं पता कि वो क्लोन आखिर जीवित कैसे हो गया। फिर आगे जाके प्रोफेसर से कुछ अजीब क्वेश्चन पूछता है, जो कि ये सुनकर तो प्रोफेसर उस क्वेश्चन का आंसर उसे नहीं देते हैं, बल्कि अपने पास से एक मैजिक एसेंस पोशन निकालते हैं और उसकी छोटी सी बोतल को उसे दे देते हैं। कहते हैं कि ये तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद जाओके वहाँ से चला जाता है। जाओके के जाते ही प्रोफेसर की नीयत थोड़ी सी बदली हुई दिखाई देती है। बाहर आने पे जाओके अपने अदृश्य पावर से बात करता है। अदृश्य पावर उसे कहता है कि देखिए मेरा सलाह मानने की वजह से तुम्हारी जान बच गई ना। जाओके कहता है कि हाँ तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे वजह से मैं आसानी से बच गया। फिर अदृश्य शक्ति जाओके से कहती है कि तुम इस पोशन को मत पीना। जाओके कहता है कि ठीक है और इसके बाद जाओके टेंसी से मिलने के लिए उसकी क्लास वाली जगह पे जाता है। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आती है, तब वो उसे बर्थडे विश करता है और उस पोशन को उसे पीने के लिए दे देता है। टेंसी खुशी खुशी उस पोशन को पी लेती है, लेकिन उसे पीते ही अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जाओके उसे देखकर बहुत ही ज्यादा वरीड हो रहा होता है और उसे तुरंत एकेडमी के हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहाँ पे टेंसी की बॉडी में पूरी तरीके से जहर फैल चुका होता है और वो धीरे धीरे मौत की तरफ जा रही होती है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डॉक्टर से भी कुछ नहीं हो रहा होता है। ये सब देखकर जाओके उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और बार बार डॉक्टर से उसकी इलाज करने के लिए कह रहा होता है। डॉक्टर बताती है कि वो इसका इलाज नहीं कर सकती है, उसे अपने सीनियर को बुलाना होगा और वो उसे कॉल लगा देती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सीनियर आ जाते हैं और टेंसी का इलाज अपनी शक्तियों से करने लगते हैं। थोड़ी देर में टेंसी ठीक हो जाती है, लेकिन अगले ही पल अचानक से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसे स्कल एंड बोन्स
सोसाइटी का जहर दिया गया है। ये सुनते ही जाओ के अपने हाथ में कट लगाता है और अपने हाथ के कुछ बूंदों को एक कप में पानी में मिलाता है और उसके बाद वो टेंसी को पिला देता है। उसके ब्लड में पता नहीं ऐसा कौन सा मैजिक होता है, उसे पीते ही टेंसी धीरे धीरे ठीक हो जाती है और वो पूरी तरीके से थोड़ी देर के अंदर ही ठीक हो जाती है। फिर जाओ के वहाँ से बाहर आता है और गुस्से में अदृश्य शक्ति पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि वो जहर है। ये सुनकर अदृश्य शक्ति कहती है कि मैं तुमसे तुम्हें कई गुना ज्यादा जानता हूँ। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर उस पोषण को उसे पीने के लिए दिया था क्योंकि तुम्हें उसके ऊपर शक था। तुम दूसरों से अपनी असली पहचान छुपा सकते हो लेकिन मुझसे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही बसा हूँ और मुझे पता है कि तुम कौन हो। लगभग किसी को भी नहीं पता है कि तुम्हारे पास जोकर कार्ड है और तुम उसके भी पावर का यूज करते हो। इसीलिए आइंदा मुझसे होशियारी मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये सुनकर जाओ के कहता है कि सच में तुम तो मुझे बहुत ही गहराई से जानते हो, इसीलिए मैं तुमसे इतना ज्यादा इम्प्रेस हूँ। तभी वो प्रोफेसर को हॉस्पिटल से जाते हुए देखता है। प्रोफेसर छुप कर कहीं पे जा रहे होते हैं और अचानक से उन पे कोई हमला करता है। जब वो पीछे पलट कर हमले का जवाब देते हैं तब वो देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सेप्स ग्रुप की क्वीन है और वो उसे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। प्रोफेसर बहाना बनाते हैं लेकिन तभी यहाँ पे जाओ के और उसका फ्रेंड दोनों ही आ जाते हैं और प्रोफेसर को तीनों तरफ से घेर लेते हैं। जाओ के कहता है कि आपने मुझे कई बार मारने की कोशिश की, पहले उस डमी से, बाद में उस पोषण से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर वो कहता है कि लॉर्ड तुम्हारे बारे में सही कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा शार्प हो, इसलिए तुम्हें खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो अचानक से तीनों पे हमला करते हैं। प्रोफेसर भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और वो तीनों स्टूडेंट को एक ही बार में हैंडल कर लेते हैं। वो बारी बारी से तीनों को बार बार हरा रहे होते हैं और सभी स्टूडेंट किसी तरीके से उनसे बच रहे होते हैं। लेकिन तभी जाओ की अपने दोस्तों का साथ पाता है और अचानक से प्रोफेसर के हाथ पे हमला करता है, जिस वजह से उनके हाथ में कट लग जाती है। वो घायल हो जाते हैं और गुस्से में जाओ के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तभी उसका फ्रेंड सामने आ जाता है और चोट उसे लग जाती है। फिर क्वीन अचानक से प्रोफेसर के ऊपर गन शूट करती है और गन सही जगह पे लगता है। प्रोफेसर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, इसलिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे सीनियर आ जाती है और प्रोफेसर के माइंड को अपनी शक्तियों से कंट्रोल कर लेती है, जिस वजह से वो मूव नहीं कर पाता है और जो ये लोग पूछ रहे होते हैं उसका आंसर भी वो आसानी से दे पा रहा होता है। इसके बाद जाओ के सीनियर से कहता है कि क्या तुम उसके माइंड को मेरे माइंड से कनेक्ट कर सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और फिर वो ऐसा ही करती है। अगले सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि सीधा ये पैलेस में जाते हैं। पैलेस में जाते ही पैलेस के गार्ड उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन वो उन्हें पैसा देकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन टिंग दिखाई दे देता है जो कि उन्हें अपने साथ एक दूसरे कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पे टिंग के डैड एक दूसरे मास्क वाले पर्सन से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उन्हें अभी बहुत कुछ लॉर्ड के लिए करना है। और तभी ये दोनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। प्रोफेसर के आते ही बाप बेटे दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो मास्क वाला पर्सन प्रोफेसर से बात करता है। प्रोफेसर बताते हैं कि उनका पर्दा फाश हो गया है और सभी को उनके बारे में पता चल गया है। ये सुनकर तो मास्क वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि वो लड़का तो दिखने में ही छोटा है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, पता नहीं हर बार हमारे प्लान को कैसे खराब कर देता है। अब तुम्हें मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा ताकि लॉर्ड हमसे खुश हो जाए। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और इसके बाद वो मास्क वाला पर्सन कुछ समय के लिए कमरे से बाहर जाता है और तभी प्रोफेसर मास्क वाले पर्सन के इंपॉर्टेंट फाइल चुराने लगता है। फाइल जैसे कंप्लीट होता है और वो वहाँ से निकलने वाला होता है, मास्क वाला पर्सन यहाँ पे कुछ लोगों को लेकर यहाँ पे आ जाता है और उस पे हमला करने के लिए कहता है और कहता है कि अपनी पहचान बचाओ। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि मैं ही हूँ, लेकिन मास्क वाला पर्सन उसे पहचान गया होता है और कहता है कि बताओ तुम कौन हो और यहाँ पे किस लिए आए हो। प्रोफेसर के अंदर जादू होता है और वो कहता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया लेकिन फिर भी तुम मुझे हरा नहीं सकती हो। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। ये सुनकर वो मास्क वाला पर्सन कहता है कि इसका आंसर तो तुम्हें अपने पेरेंट्स लेना चाहिए ना। ये सुनकर जाओ के शॉक घुसाता है और कहता बताओ मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या जानते हो। लेकिन मास्क वाला पर्सन कोई भी आंसर नहीं देता है और अपने लोगों के साथ उस पर हमला करने के लिए कहता है। ये देखकर प्रोफेसर स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कौन है, मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, ये तो मेरा मैजिक पावर है जो कि तुम मुझे देख पा रहे हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे बम ब्लास्ट कर देता है और पूरे महल में आग लग जाती है और महल पूरी तरीके से टूट जाता है। महल के बाहर लैंटन और उसके पिता होते हैं जो कि अपने महल को टूटते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन अभी भी वो लॉर्ड का पूरा साथ देने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम इन सभी लोगों को देखते हैं, इन सभी का ये प्लान होता है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे टेंसी भी आ जाती है जिसके हाथ में वो पेन ड्राइव होता है। एक्चुअली में वो टेंसी ही होती है जो कि वहाँ पे अपना भेष बदल के गई थी और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चला था। टेंसी को यहाँ पे देखकर सबके मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर वो उसकी पार्टनर कब बन गई। तब वो बताता है कि उसने उस पोषण को तो उसने कभी पीने ही नहीं दिया था, ये तो स्टार्टिंग से इन सभी का प्लान था। अब सबूत मिलने के बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो अच्छे से लॉर्ड पे हमला करेंगे, इसीलिए वो सबूत लेने के बाद एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो एकेडमी के प्रिंसिपल से मिलते हैं और सबूत के साथ सारी बातें भी बता देते हैं। प्रिंसिपल सारी बातें जानने के बाद तुरंत लीगल एक्शन लेती है और वहाँ के जो पुलिस होती है वो उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस अचानक से कैल एंड बोन सोसाइटी पे हमला करते हैं, जिस वजह से उनके हाथ में काफी सारे लोग लग जाते हैं। लेकिन इससे प्रोफेसर थोड़ी सी डरने लगती है और प्रिंसिपल से बात करती है और कहती है कि इससे हमारे स्टूडेंट पे खतरा मंडरा रहा होगा, क्योंकि लॉर्ड को जब पता चलेगा कि उसके इतने सारे साथी यहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया है तब वो जरूर हमारे ऊपर एक्शन तो जरूर लेगा, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा के लिए पहले ही कुछ कर लेना चाहिए। जिस पे प्रिंसिपल भी सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है। दूसरी तरफ हम
टेंसी को देखते हैं जो कि भागते हुए जाओके के पास आती है और उसे एकेडमी में होने वाले एक छोटे से पार्टी के बारे में बताती है और वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे अपना मैजिक शो करो। पहले तो जाओके उसकी बात को सुनता नहीं है और ना ही वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए मानता है, लेकिन जैसे उसके दिमाग में आता है कि वहाँ पे काफी सारे लोग होंगे और उन लोगों के बीच में वो लोग भी आ सकते हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो टेंसी की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है। और इसके बाद टेंसी वहाँ से चली जाती है। फिर जाओके वापस से अपने रूम में आता है और प्लान बनाने लगता है कि उसे किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। वो अपने सभी कार्ड का यूज करता है और मैजिक सीख रहा होता है। वो इस बार अपने मैजिक से अपना फेस बदलना भी सीख लेता है। दूसरी तरफ हम स्कल एंड बोन सोसाइटी को देखते हैं। उनके टीममेट के मरने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और यहाँ की जो क्वीन होती है वो एक और नया प्लान बनाती है और अपने लोगों को उस पे एक्शन लेने के लिए कहती है। अब अगले दिन हम जाओके को देखते हैं जो कि अपने परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे क्वीन और उसकी सीनियर दोनों ही इसके पास आती हैं। इन दोनों को भी इसके प्लान के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, इसलिए वो उसे कहती हैं कि जैसे तुम्हें प्रॉब्लम दिखाई दी हमें इशारा कर देना। अब दोनों ही लड़कियां इसे पसंद करती हैं, इसीलिए इनके बीच में थोड़ी नोकझोंक भी चलती रहती है। इसके बाद सीनियर के शो करने की बारी आती है। वो स्टेज पे आती है और अपना मधुर गाना सबको सुनाने लगती है। उसके गाने को सभी पसंद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो कि जाओके से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि तुमने कभी इस बात पे दबाव दिया है कि हमेशा तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम क्यों होती है? इस बात पे तुम जरूर सोचना, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी खास बात है जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसा कहती हुए वो अपने शो के लिए वहाँ से चली जाती है। तब जाओके को स्टार्टिंग से लेकर अब तक हुई सारी बातें याद आने लगती हैं और वह सभी चीजों के बारे में बारी बारी सोचने लगता है और सोचता है कि शायद उसके पेरेंट की वजह से उसकी रक्त रेखा यहाँ पे मिल गई है, जिस वजह से उसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके बाद वो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे एक मास्क वाला पर्सन होता है जो कि छुपकर इसके बारे में किसी पर्सन को बता रहा होता है। फिर स्टेज की लाइट ऑफ होती है और जाओके अपने शानदार मैजिक के साथ अपना एंट्री करता है। सभी उसके एंट्री को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही जाओके अपने आने वाले मैजिक स्टंट के बारे में सभी को बताता है, उसकी बातें सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जाओके अपनी जान की बाजी लगाकर इन सभी को एक शानदार मैजिक दिखाने वाला था। वो पास रखे एक बड़ी सी चेयर पे बैठ जाता है। अपने हाथ पैर और पूरे बॉडी में सिक्कड़ों से अपने आप को पूरी तरीके से लॉक करने के बाद उसमें लॉक भी लगा देता है। उसी समय बीतने से पहले बाहर आने थे, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये होती है कि उसके आसपास आग जलाने के लिए चारों तरफ ऑयल डाल दिया जाता है, साथ ही उसके बॉडी पे भी ऑयल डाल दिया जाता है और एक जगह फायर कर दिया जाता है ताकि आग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे और आग उसके पास पहुंचने से पहले उसे उन सारी चीजों से बाहर निकलना होगा और ऐसा अगर वो नहीं करता है तो वो मर जाएगा। वो अपना मैजिक तो स्टार्ट कर देता है। सभी लोग जितने ज्यादा क्यूरियस होते हैं उतने ही डरे होते हैं कि आखिर वो अपने आप को कैसे बचाएगा। जाओके भी जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही अपने आप को उन चीजों से छुड़ाना स्टार्ट कर देता है और आग उसके पास पहुंचे उससे पहले ही जाओके अपने आप को पूरे जंजीरों से आराम से बाहर निकाल देता है और सबके सामने खड़े हो जाता है। लेकिन पास में ही एक मास्क वाला पर्सन होता है जो कि जाओके पे छुपकर मैजिक करता है, जिस वजह से जाओके वापस ही उससे बन जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आग की लपटें बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं। वो उसे बचाने के लिए आग को पार नहीं कर पा रहे होते हैं। प्रोफेसर मैजिक करने वाली होती है, लेकिन प्रिंसिपल रोक देते हैं और देखते ही देखते जाओके उनके सामने जलकर भस्म हो जाता है। ये देखकर मास्क वाला पर्सन किसी के पास मैसेज करता है और कहता है ये काम हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके गले पे कोई चाकू रखता है और वो कोई और नहीं बल्कि जाओके होता है। जाओके उसे स्ट्रेट दिलाता है और कहता है कि तुम्हारे प्लान बनाने से पहले ही हमने प्लान बना लिया था। और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि कल तुम कौन सा जादू दिखाने वाले हो और वो उसे बताने वाला होता है कि वो उसे कौन सा जादू दिखाएगा। तभी उसे आइडिया आ गया था कि अगले दिन उसे क्या करना है और इसीलिए वो पहले से ही प्लम ब्लॉसम किंग कार्ड की वजह से सभी कार्ड पे अपना कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था और उसने उस रात कंट्रोल पा भी लिया होता है, जिस वजह से उसने अपना रूप भी बदल लिया था और अब जाओके उसे खत्म करने वाला था। लेकिन वो मास्क वाला पर्सन भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो उसके पास से चकमा देते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता है। लेकिन तभी टेंसाओ अपने मैजिक का यूज करती है और उसे अपने मैजिक से पकड़ लेती है और अपने यंत्र में उसे कैद कर लेती है। जैसे इन सभी को लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली, तभी यहाँ पे एक और मास्क वाला पर्सन आ जाता है जो आते ही अपने मैजिक से सभी को फ्रीज कर देता है और अपने साथी को बचाने के बाद वहाँ से भागने वाला होता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल अपनी शक्तियों का यूज करके सभी को अनफ्रीज कर देते हैं और उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। फिर वो बाहर आते हैं और बाहर जितने भी मास्क वाले पर्सन होते हैं उन सभी का मुकाबला वो अकेले कर रहे होते हैं। सभी को अपनी शक्तियों से बांध देते हैं और उन्हें खत्म कर रहे होते हैं। सभी मास्क वाले पर्सन को अपने बिजली के घेरा में बंद करके रखे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे स्कल एंड बोन सोसाइटी के लॉर्ड आ जाते हैं और वो आते ही अपने सभी लोगों को एक ही बार में रिहा कर देता है और फिर वो अपने साथियों को बचाता है और धोखे से वहाँ से गायब कर देता है। लेकिन जाओके भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है और उनमें से एक पर्सन के वो गले पे अपना खंजर रख देता है। फिर सभी स्टूडेंट भी एक साथ होकर लॉर्ड को खत्म करने में लग जाते हैं। लेकिन लॉर्ड उन्हें बताता है कि आज वो उनसे लड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि वो आज जाओके को देखने के लिए आया है। जाओके उसे कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी बार है, क्योंकि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर लॉर्ड हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और तभी जाओके के पास उसकी सीनियर आ जाती है मास्क वाले पर्सन को बचाने के लिए। तब जाओके को पता चलता है कि उसकी प्रोफेसर तो शुरुआत से ही उसके पीछे पड़ी थी और वो जानबूझकर जाओके को यहाँ से लाना चाहती थी और सारी प्लानिंग उसी की थी। इसके
इसके बाद वो जाओके के सामने मैसी करती है और उसके सामने से ही मास्क वाले पर्सन को बचा लेती है। इसके बाद वो अपने लॉर्ड के पास आती है जहाँ पे वो अपना असली चेहरा सबको दिखाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रोफेसर चैन येन तो क्लब्स की क्वीन है और वो हमेशा से ही लॉर्ड के साथ ही। इन सब में से किसी को ये नहीं पता चलता है कि आखिर इन सब का प्लान क्या था। लेकिन एक बात अच्छी होती है, जाओ के लॉर्ड का चेहरा देख लेता है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल ही होता है। उसने ही उसके पेरेंट्स को जान से मारा था ताकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन सके और उसने ही उसे ऐसी बातों में उलझाया था ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ना ले सके। वेल ये सच्चाई जानने के बाद तो जाओ के पूरी तरीके से टूट जाता है कि वो हमेशा से अपने डैड के कातिल के साथ ही रह रहा था और उसकी ही बातें मानकर अपना लाइफ जी रहा था। वेल इसी आधी अधूरी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आखिर में क्या होता है इस कहानी में ये भी नहीं दिखाया जाता है। सो कहानी का दी एंड तो यहीं पे हो जाता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इस कहानी का दी एंड कैसा होना चाहिए था और आप सबके अकॉर्डिंग इस कहानी में और कौन सी चीजें इंक्लूडिंग होनी चाहिए थी जो कि इस कहानी को और भी ज्यादा बेस्ट बनाती, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे। क्या आपको जाओके का कैरेक्टर पसंद आया या फिर इनमें से बेस्ट कैरेक्टर किसका था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।